हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 16 ऑफ अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिससे पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है ग्रीन फायर वर्क के ऊपर। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा होते क्या है ग्रीन फायर वर्क, फिर ये डेवलप किसने किया है, फिर इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, फिर यहीं पे आपको मैं एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा कि इसका ब्रॉडर लेवल पे इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, ब्यूरोक्रेसी का या फिर एग्जीक्यूटिव का कितना रोल रहेगा अगर हमें ग्रीन फायर वर्क को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। यहीं पे आपको मैं सीपीसीबी के बारे में और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ग्रीन फायर वर्क अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि हम अपने आसपास की जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर एयर है, उसको साफ रख सकें, तो उसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है साइम मॉडल को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। इस आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा साइम मॉडल है क्या, किस तरीके से मैनग्रोव का इसमें बहुत ही अहम रोल है, किस तरीके से एक्वाकल्चर इसके साथ कंबाइन होता है, तो दोनों को मिक्स करके आपको मैं एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा। जीएस3 2019 में क्वेश्चन आया है, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो ये जो आर्टिकल आपको मैं समझाऊंगा, इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन में आसानी से डाल के लिख पाएंगे। थर्ड आर्टिकल बात करता है अर्बन इंडिया और किस तरीके से अर्बन इंडिया में म्युनिसिपल फाइनेंस की स्कैर्सिटी है, क्या क्या म्युनिसिपैलिटी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उसमें किस तरीके से फाइनेंस का एक बहुत ही अहम रोल है। मैं चैलेंजेस का रीज़न बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, यहीं पे म्युनिसिपल बॉन्ड्स के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ और अच्छे से डेवलपमेंट कर सकती हैं। फोर्थ आर्टिकल बात करता है इंडिया का जो बायोटेक सेक्टर है उसमें कैसे सर्ज आई है। मैं आपको बायोटेक के बारे में बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा, जो की ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से बायोटेक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। मैंने पहले भी आर्टिकल में आपको आईमेक के बारे में बताया था, बट आज डेडिकेटेडली पूरी तरीके से आईमेक के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं आईमेक के बारे में बताऊंगा, लोकेशन दिखाऊंगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये यूएसए का जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके साथ, तो उसमें किस तरीके से जो आईमेक का रूट है वो एक ऑल्टरनेटिव रूट या हमारी मार्केट को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकता है, मैं डिस्कशन यहाँ पे करूँगा। यहीं पे मैं I2U2 के ऊपर आपको बताऊँगा। I2U2 इसी आर्टिकल में डिस्कस्ड है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया है मेंस में जो उठा हुआ है GS2 2022 में। इस पूरे आर्टिकल का PDF आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया ग्रीन फायर वर्क के ऊपर। ठीक है, तो पहली चीज समझते हैं क्या है। दीपावली के अहेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई एकदम कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाना फायर क्रैकर्स के ऊपर वो उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब कहने का इनका पॉइंट है कि अगर हम कंप्लीटली बैन लगा देंगे, पाबंदी कर देंगे फायर क्रैकर्स के ऊपर, पटाखों के ऊपर, तो देयर आर चांसेस कि इसको इलीगल तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर इलीगल यूज़ होगा तो उसका कोई रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा मेन पर्पस है पॉल्यूशन को कर्ब करना, वो और ज़्यादा एक्सेसरबेट हो जाएगा, और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी प्रॉब्लम दिल्ली और एनसीआर के रीजन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगाएंगे, बल्कि जो सेल और यूज है किसका, जो नेरी और पैसो अप्रूव्ड ग्रीन फायरवर्क है, हम उसको ही अलाउ करेंगे, दिल्ली में आप फोड़ सकते हो। तो अभी आपको मैं नेरी के बारे में बताऊंगा, पैसो के बारे में बताऊंगा, बट बेसिकली ये दो बॉडीज हैं जिनके द्वारा अप्रूवल, मतलब नेरी क्या होती है, ये बनाती है फायर क्रैकर्स को। ठीक है, जिसने ये बना रखा है फायर क्रैकर को, आप कह सकते हो फॉर्मूला बनाया, जो भी तरीका अगर आप जानो तो नेरी ने कर रखा है। अभी आपको बताऊंगा नेरी क्या है, फिर पैसो क्या है। बट सुप्रीम कोर्ट कहना है इन दोनों बॉडीज के द्वारा जो अप्रूव्ड फायर क्रैकर्स होंगे उनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जैसे आप 18 से 20 अक्टूबर में सेल कर सकते हो, परमिटेड यूज 19 से 20 अक्टूबर में होगा, मॉर्निंग 6 AM to 7 AM, फिर आपका इवनिंग 8 to 10 PM। तो रीजन कहीं ना कहीं क्या है, दिल्ली बहुत ही चोकिंग पॉइंट बन जाता है, तो कभी भी दीपावली के समय बहुत प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से CJI BR गवई की बेंच ने ये चीज कहीं ना कहीं सामने रखी है। ठीक है, तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम समझे ग्रीन क्रैकर है क्या। ग्रीन क्रैकर इको फ्रेंडली फायरवर्क्स होते हैं जो कि CSIR नेरी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। मैंने आपको हमेशा कहा एक बॉडी है, और
ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं, जैसे अभी आप पटाखे फोड़ रहे हो, अलग अलग क्वालिटी होती हैं, तो जब पटाखे फोड़ते हो तो उसमें से गैसेस निकलती हैं, जो पार्टिकल्स निकलते हैं बेटा वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, तो वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी सराउंडिंग को। तो जो ग्रीन क्रैकर्स होंगे तो उनसे जो गैसेस रिलीज होंगी, पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, वो उतना इन्वर्स इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। इससे क्या होता है, जो एमिशन है वो रिड्यूस हो जाता है 30 to 40%। किससे? अगर ग्रीन क्रैकर्स का यूज होगा। इसके अंदर बेरियम नाइट्रेट और हैवी मेटल्स का यूज नहीं होता, इस वजह सराउंडिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेस स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर और नॉइस भी कम होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है नॉइस पोल्यूशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये कहने का पॉइंट है, दिल्ली को अगर बहुत ही एक्सेसिव लेवल पे अगर पटाखों का यूज़ होगा तो दिल्ली की हालत जो दिल्ली में है उसे पता है सीवियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको वही चीज़ मैंने बता दी, ब्लैंकेट बैन लगाने से मना कर दिया। ये सारे पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि भैया सीपीसीबी और स्टेट बोर्ड को कहा है कि भैया एयर और वाटर क्वालिटी को आप अच्छे से मॉनिटर करिए 14 से 25 अक्टूबर के बीच में। तो आपको पता होना चाहिए सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। एयर क्वालिटी क्या है, अभी आपको उस बारे में बताऊंगा मैं। चलिए अब आपको पहले बताता हूँ इसका पॉसिबल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। किसका पॉसिबल इंपैक्ट? जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। तो पहला पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये होगा, इको फ्रेंडली इनोवेशन, पोल्यूशन लेवल रिड्यूस होगा, कल्चरल बैलेंस होगा, मतलब हम लोग सेलिब्रेशन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। फॉर्मल लाइसेंस्ड और मैन्युफैक्चर ट्रेड हो पाएगा, उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर कोई नेरी और पैसों के द्वारा जो अप्रूव्ड पटाखे उसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्मल लाइसेंसिंग के कैटेगरी में डाला जाएगा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट अभी भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इज इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू मॉनिटर ईच एंड every firecracker which is being burnt in Delhi? Is it possible? It is not humanly possible, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम ग्राउंडेड लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं और इंडिया का एनफोर्समेंट कहीं ना कहीं सब चीज़ों में लैक करता है। कई बार आपने सुना होगा जो फायर क्रैकर्स की फैक्ट्रीज होती हैं उनमें आग लग जाती हैं, बहुत ही बोलते हैं ना अनऑफिशियल तरीके से पटाखे बनते हैं, तो वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं किसी भी पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में। कहीं ना कहीं ये हो सकता है इससे मिसयूज़ और काउंटरफीट ग्रीन क्रैकर्स के चांसेस और बढ़ सकते हैं, और जो आपके ग्रीन वेरिएंट्स होते हैं स्टिल पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करते हैं, और जब वो पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ करेंगे तो उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ग्रीन फायरवर्क को मैंने ओवरऑल समझा दिया। अब ये मेंस पर्सपेक्ट, ये सारे क्या हैं? ये सारे टर्म्स हैं जो यूज़ हुए हैं आर्टिकल में। एक तो ग्रीन फायरवर्क यूज़ हुआ, डेफिनेशन क्या है, डेवलप किसके द्वारा किया गया? नेरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैंने नेरी के बारे में बताया, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर एक बॉडी है जिसका रोल होता है सर्टिफाई करना, रिसर्च करना इको फ्रेंडली टेक, और जिसमें एक ग्रीन क्रैकर भी इको फ्रेंडली टेक के अंडर में आता है। तो ग्रीन क्रैकर किसने डेवलप किया? नेरी, जो कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंडर में आता है? CSIR। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका फंक्शन नहीं बताया। पैसो क्या है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मिनिस्ट्री जरूर पढ़िएगा बेटा, क्योंकि पूछ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फंक्शन क्या है? रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चर करना, सेल, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव, ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल जो कि एक्सप्लोजिव कैटेगरी में आते हैं, जिसमें फायरवर्क भी है, तो उनका रेगुलेशन कहीं ना कहीं पैसो करता है। सीपीसीबी किसके अंडर में आता है? सीपीसीबी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है बॉडी। ये एयर, वाटर और नॉइस पोल्यूशन को मॉनिटर करती है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को सेट करती है और स्टेट बोर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। यहीं पे एक और वर्ड यूज हुआ, टर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एयर पोल्यूशन जो आपके डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? बेसिकली नंबर होता है। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सराउंडिंग की जो एयर है वो कितनी पॉल्यूटेड है। इससे लोगों को मदद मिलती है कि भैया एयर क्वालिटी कैसी है, और जो एयर क्वालिटी है भी जैसी, उससे हेल्थ रिस्क है या नहीं है। ये कौन कैलकुलेट करता है? सीपीसीबी करती है। तो ये सारे फैक्टर्स PM 2.5, 10, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा ध्यान रखना CO2 नहीं है, मतलब ये सारे क्या है जो लिखे हैं? ये सारे पार्टिकल्स हैं, आप गैसेस समझ सकते हो। ये जो सीपीसीबी कैलकुलेट करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, से इन्हीं सारे पार्टिकल्स की पॉल्यूटेंट्स हैं। तो यहाँ पे बोल सकता है कि क्या CO2 की पॉल्यूटेंट्स है जिसका इस्तेमाल करती है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए सीपीसीबी? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्या मीथेन का यूज होता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो यही सारे टर्म्स हैं। कौन कौन सा? NO2, SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, फिर आपका आता है अमोनिया जिसे मिनिस्ट्री कहते हैं, फिर PB। क्वेश्चन इसमें एलिमिनेशन में डाल सकते हैं। ये आपको सुना ही होगा कि भैया एयर क्वालिटी कितनी है, 200 हो गई है, 300 हो गई है, 400। ये सब क्या है? ये सारा सीपीसीबी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 2016 का क्वेश्चन है, विच
cities of our country, which of the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने कहा ये कैलकुलेशन में नहीं यूज होता, मीथेन ये भी नहीं होता, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? अभी देखा, यस, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। तो आप बोल दोगे 2, 3 एंड 4। चलिए ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया? सीपीसीबी। मैंने कहा ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भैया एनजीटी एक एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ और सीपीसीबी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है बॉडी, उनको बेटा कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। कौन सी एग्जांपल? जैसे नीति आयोग। नीति आयोग क्या किसी एक्ट से बनाया गया? नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके नीति आयोग बना दिया है। वहीं पे सीपीसीबी देखा जाए तो इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट्स बनाए गए हैं जिन एक्ट के अंदर ये बॉडी बनी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं एनजीटी एनवायरमेंट जस्टिस देता है और सीपीसीबी प्रमोट करता है क्लीनलीनेस। कहाँ की क्लीनलीनेस? जो स्ट्रीम्स होती हैं, वेल्स होती हैं, और एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में कंट्री की मदद करता है। सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप आपको एक आइडिया लग चुका होगा फायर क्रैकर के बारे में, कौन उसको बनाता है, क्या इम्पैक्ट होता है, तो एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साइमे कह सकते हो या सेम कह सकते हो, मॉडल टू रिसीव ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड मैनग्रोव इकोसिस्टम है। किसका फुल फॉर्म? साइमे का। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नेचर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के द्वारा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में डेवलप किया गया था। इसको ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा रिसीव होने जा रहा है? हैज रिसीव्ड कौन सा अवार्ड? ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन। किसके द्वारा? फूड एंड आपका एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दैट इज इट। अब मैं आपको बताता हूँ साइमे मॉडल क्या है। साइमे मॉडल मतलब क्या है? सस्टेनेबल, कहीं ना कहीं ऐसा काम करना जो कि फ्यूचर में भी सस्टेन किया जा सके। एक्वाकल्चर मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, जहाँ पे पानी से जो जीव होते हैं उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्पज के लिए यूज किया जाए। मैनग्रोव का मतलब बता रखा है। मैनग्रोव क्या होता है? ये एक पेड़ की स्पीशीज होती है जो सॉल्ट टॉलरेंट होती है। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन आपका मैनग्रोव इकोसिस्टम मतलब क्या है? जहां पे मैनग्रोव पेड़ होते हैं वहीं पे सस्टेनेबल तरीके से एक एक्वाकल्चर मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। कौन सी एक्टिविटीज है? श्रिम्प फार्मिंग हो जाएगा, ये भी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? इंडियन सुंदरबन के वहां जो एरिया है वहां पे इंप्लीमेंट होती है। तो बेसिकली ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। स्पीशीज कौन सी कल्टीवेट होती है? मतलब एक्वाकल्चर में ब्लैक टाइगर श्रिम्प, ठीक है, ये यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है। अब यहाँ पे साइमे मॉडल काम कैसे करता है, इसलिए मैंने लिखा हाउ इट वर्क्स। पहली बात तो मान लो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं ये 1 बीघे का खेत है, एग्जाम्पल ले लो। तो क्या करेंगे? 5 से 10, 30% एरिया जो होगा पॉन्ड का वहां पे क्या कर देंगे? मैनग्रोव के लिए छोड़ देंगे। आपको पता है मैनग्रोव क्या होता है? ये आपका पेड़ होता है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो ये जो टाइड्स होते हैं, सुनामी होते हैं, या जो आपका बोलते हैं ना डिजास्टर्स होती हैं, मैरीन डिजास्टर्स, उनसे बचाने बहुत मदद करता है। साथ ही साथ मैनग्रोव का रोल अगर देखा जाए तो ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत मदद करता है। मतलब कार्बन जो एनवायरमेंट में होती है उसको पूरी तरीके से ये एकदम बोलते हैं ना प्रोटेक्ट कर लेता है। प्रोटेक्ट इन द सेंस उसको पूरी तरीके से कैप्चर करने में मदद करता है मैनग्रोव पेड़ जो है। अब यहाँ पे क्या है? ये नेचुरल फूडर की तरीके से काम करेगा। क्या? जो यहाँ पे मान लो 5 से 30% के एरिया में इन्होंने लगा दिया, मान लो यहाँ मैनग्रोव, यहाँ मैनग्रोव, तो जो मैनग्रोव की पत्तियां गिरेंगी तो ये पत्तियां एक तरीके से खाने के तरीके से काम करेंगी जो अंदर श्रिम्प है, ठीक है। इससे क्या होगा? जो श्रिम्प अंदर है या झींगे जिन्हें कहते हैं, उससे क्या होगा? वो केमिकल इनपुट कहीं ना कहीं कम होगा। तो जो आपके श्रिम्प्स हैं ये लोग खाएंगे किसको? जो आपका मैनग्रोव के लिटर्स हैं। ये सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है, प्रॉफिट और लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो होता ही है क्योंकि जब 5 से 30% में आपका मैनग्रोव्स लगेंगे तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी तो होगा, मतलब कार्बन बाहर नहीं रिलीज हो पाएगी। कोस्टल रिजिलियंस बढ़ेगा और वाटर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इम्पैक्ट अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो इससे फार्मर का नेट प्रॉफिट डबल हुए हैं। इन्वायरमेंटल देखा जाए तो केमिकल फ्री श्रिम्प फार्मिंग हुई है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन अच्छा हुआ है, मतलब कार्बन को पूरी तरीके से स्टोर कर लिया है मैनग्रोव्स ने। और इससे क्या होगा? जब कार्बन स्टोर हो जाएगी तो क्लाइमेट रिजिलियंस अच्छा होगा। सोशल लेवल पे देखा जाए तो इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड और जो कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन होता है वो और अच्छा हुआ है। किसके द्वारा? साइमे मॉडल के द्वारा। 2011 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें मैनग्रोव एक सेफ्टी हेज के तरीके से काम किए थे। तो किस
तरीके से काम किए थे। बेसिकली उनका कहने का पॉइंट क्या है कि मैनग्रोव कैसे फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड देखोगे तो जो मैनग्रोव्स होते हैं वो आपका क्या लिखा है, मैनग्रोव्स ऑफ ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट। तो फोर्थ स्टेटमेंट एज इट इज यही सेम चीज़ कह रहा है कि भैया जो उसके रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, मजबूत होते हैं। तो जब स्टॉर्म्स या टाइड्स आते हैं तो उससे वो अपरूट नहीं होते और वो रोक लेते हैं, झेल लेते हैं पूरा। ठीक है, चलिए फिर 2015 में क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट तीनों कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर मैनग्रोव्स के बारे में पर्टिकुलरली मैंने लिखा है, आप अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन क्या था, आपको बताना है, क्वेश्चन आप फर्स्ट पेज पे क्या लिखा था, आपको बताना है चैलेंजेस, क्यों डिप्लीशन हो रहा है मैनग्रोव्स का और क्या सोल्यूशन है। तो मैनग्रोव्स का मतलब क्या देख रहे हो, मैंने कहा ना इसके रूट्स बड़े एक्सटेंसिव होते हैं। तो ये क्या होता है, सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कोस्टल एरियाज में प्रोटेक्ट करते हैं उनको, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। जैसे श्रिम्प फार्मिंग हो रही है, अगर कहीं नेचुरली हो रहे हैं तो वहां पे अगर ऑब्वियस सी बात है जहां पेड़ होगा तो पेड़ का इकोसिस्टम भी तो होता है ना। तो यहाँ पे फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, इन सब को ब्रीडिंग और शेल्टर ग्राउंड देता है मैनग्रोव्स। लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करता है और वाटर का फिल्ट्रेशन करने भी मैनग्रोव काफी ज्यादा मदद करता है। सोच के देखिए, अगर वो एक ऐसी जगह पे उग रहा है जहां पे बहुत ज्यादा नमक है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो होगी ना। तो वो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का इस्तेमाल करके पॉल्यूटेंट्स और सेडिमेंट्स को भी वो फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, अब देखिए थ्रेट्स क्या हैं, थ्रेट्स किसके, मैनग्रोव्स के ऊपर क्या क्या खतरे हैं। पहला तो है लोग काट दे रहे हैं इसको, पोल्यूशन और सी लेवल राइज हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी फैलाने के लिए MS स्वामीनाथन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैनग्रोव्स को एज अ बायोशील्ड कहा। बायोशील्ड मतलब जैसे कैप्टन अमेरिका की एक शील्ड होती है, सेम उसी तरीके से ये शील्ड, बस बायो मतलब क्या होता है, एक लिविंग शील्ड है ये जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। मतलब जो कोस्टल एरियाज में लोग हैं उनका प्रोटेक्शन करता है मैनग्रोव्स, क्या करके वहां पे पूरी तरीके से टाइड्स को, जो आपकी डिजास्टर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्या मदद करता है, ये जो हमारा मैनग्रोव्स है। कंजर्वेशन एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, TN शोर मिशन इसी में बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल मैनग्रोव्स के ऊपर, साइम मिशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अर्बन इंडिया और म्युनिसिपल फाइनेंस के ऊपर। तो जो अर्बन इंडिया है वो इंडिया की 2/3 नेशनल GDP आ रही है अर्बन इंडिया से, मतलब शहरों का कंट्रीब्यूशन पूरी GDP में 2/3 है। लेकिन इसमें जो म्युनिसिपल कंट्रोल है, जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर निगम होते हैं, उसमें केवल लेस देन 1% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू केवल इनसे आ रहा है। सोच के देखो, मतलब जो आपका शहर है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां पे जो म्युनिसिपैलिटी है उनके पास पैसा केवल, बोलते हैं ना, जितना गवर्नमेंट कमा रही है उसका लेस देन 1% टैक्स रेवेन्यू उनके पास कंट्रोल है खाली। तो ये जो म्युनिसिपल फाइनेंस कहीं ना कहीं बहुत ही हैविली रिलाई करता है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टेट और सेंट्रल ग्रांट पे, लोन के ऊपर और स्कीम्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कोर इशू यहाँ पे क्या बात होता है, टैक्सेशन का जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है, कैसे, GST के द्वारा। और जो म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं इनके पास फिस्कल ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं कम हुई है। मतलब ये किस तरीके से एक सिटी का डेवलपमेंट करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी को तो पैसा चाहिए, तो इनके पैसे आने के जरिया जो होते थे पहले क्या होते थे, अलग अलग होते। जैसे आप अगर नोटिस करोगे प्रॉपर्टी टैक्स, फिर यहाँ पे अलग अलग चार्जेस जो होते हैं, ये कौन करता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में होता है। ठीक है, तो अब अगर म्युनिसिपल फाइनेंस की बात करें तो फंड्स जो लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये सिविक सर्विसेज के लिए यूज होता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, सॉलिड वेस्ट, मतलब जो गंदगी हो रही है, वाटर, हाउसिंग, रोड, डिजिटल इंफ्रा जो होता है एक सिटी का, वो सब देख रेख कौन करता है, म्युनिसिपैलिटी करती है। तो म्युनिसिपैलिटी को पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, तो पैसा जब नहीं प्रॉपरली मिल पाता है तो वो एक तरीके से क्रंच को क्रिएट करता है। तो अब म्युनिसिपैलिटी कैसे पैसा को कमाती है, तो या तो एक टैक्स लगाना एक सीधा जरिया है, फिर म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी इशू करती है म्युनिसिपैलिटी। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशंस होती हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप हमको पैसा दो। ठीक है, आपसे आके बोलेंगे, हमसे बोलेंगे, मान लो मैं आप म्युनिसिपैलिटी हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं एक काम करिए, आप ना मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए, 1,000 के बदले मैं आपको एक पेपर देता हूं और 5 साल बाद आपको इस 1,000 रुपए में फायदा प्रोवाइड करूंगा। तो जो 1,000 रुपए मुझे मिलेंगे वो क्या करूंगा, मैं उससे अर्बन प्रोजेक्ट बनाऊंगा।
जैसे नालियाँ बनाऊँगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँगा, ठीक है? तो ये सारे क्या होते हैं, ये पैसा मैं आपसे एक तरीके से लोन ले रहा हूँ ना, तो ये म्युनिसिपल बॉन्ड कहलाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं? कहीं न कहीं इनके खुद के रेवेन्यू उतने ज़्यादा नहीं है। जीएसटी के बाद तो जो इनके एंट्री टैक्स होते थे, ऑक्ट्राई होते थे, सब कुछ खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जीएसटी में पूरा यूनिफ़ॉर्म हो चुका है। कहीं न कहीं इनकी क्रेडिट वर्थीनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो आरबीआई की रेटिंग, ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं इनको मिल पाती हैं, तो इस वजह से ग्रांट से इग्नोर हो जाते हैं। टैक्स बेस बहुत छोटा होता है, क्योंकि जनरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, लेकिन ये इनकी रेवेन्यू का केवल 20 से 25% ही पोटेंशियल रेवेन्यू का हो पाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि कितने सारे चैलेंजेस हैं किसके, जो आपके म्युनिसिपैलिटी, क्योंकि गवर्नेंस गैप है, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा वीक है, जिस वजह से म्युनिसिपैलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है पॉलिटिक्स के ऊपर, या पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वहाँ के, उनके ऊपर, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं इंडिया का बायोटेक सर्च। तो अब देखिए, बायोटेक का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मैं नैनोटेक का मतलब बताया, नैनोटेक का मतलब क्या होता है? कोई भी नॉन लिविंग थिंग या मैटर सबसे छोटा हिस्सा जो होगा, नॉन लिविंग थिंग आपके सामने क्या दिख रही है? कोई भी चीज़ आपके सामने क्या है? मोबाइल है जिससे देख रहे हो, या लैपटॉप से देख रहे होगे, तो इसको इतना तोड़ो कि सबसे छोटे एकदम माइक्रो लेवल पे आ जाए, तो सबसे छोटे हिस्से पे जब टेक कर दोगे वो नैनोटेक हो जाएगा। यही तो मतलब है। तो बायोटेक क्या है? बायोटेक जो होता है लाइफ बेस होता है। वर्ड में लिखा है बायो, बायो मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ। तो यहाँ पे सबसे छोटा हिस्सा लाइफ का क्या होता है? सेल ही तो होता है। तो सेल में जब कोई टेक लगा दिया जाए उसे हम लोग बायोटेक कहते हैं, और जब नॉन लिविंग या फिर किसी मैटर में कोई टेक लगा दिया जाए, नैनोटेक कहलाते हैं। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे ये नैनोटेक और ये बायोटेक, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं। ऐसे आपका नोटिस क्या होगा? नैनो ड्रग डिलीवरी, नैनो मेडिसिन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बायोटेक का भी इस्तेमाल होता है, मतलब कुछ हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे, फिर नैनोटेक से हम लोग कुछ फाइबर्स का यूज करके एक प्रॉपर एक ड्रग डिलीवरी या मेडिसिन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बात किस पे हो रही है आर्टिकल की? ये हो रहा है इंडिया का बायोटेक में जो सर्ज हुआ है। तो इंडिया का जो बायोटेक सेक्टर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2018 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 हो चुके हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं ये चीज़ एक 300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनाने की हिम्मत रखता है 2030 तक। अब क्वेश्चन उठता है, क्या की ड्राइवर्स हैं, किस वजह से इतना ज़्यादा बायोटेक बढ़ गया? पहली चीज़ क्या है, जो आपकी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्या एक तरीके से लीडर की तरीके से साबित हुई, क्योंकि जब कोविड आया तो वहाँ पे ये सारे बायोटेक ने बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे मेडिसिन वैक्सीन्स बनाई, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं औरों को प्रमोट की, और उससे स्टार्टअप और इनोवेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ा। और जब से एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स आया तो लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, और इसी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आ जाता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम्स को ईज किया है कि भैया कहा है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट अफोर्डेबल कर दिया है। डाइवर्स और यंग टैलेंट का एक बहुत ही अच्छा खासा इंडिया में ऑलरेडी पूल है, और इन सब को डिजिटल लेवल पे इंटीग्रेट कर दिया और इसको एआई ड्रिवन बना दिया। इस वजह से इंडिया का बायोटेक सेक्टर इतना ज़्यादा सर्ज किया। और सबसे बड़ा कॉज क्या है? गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ की। बहुत सारे जो बायोटेक के सेक्टर्स हैं वहाँ पे क्या है कि अगर बाहर से किसी को इन्वेस्टमेंट करना है वो आ करके यहाँ पे 100% एफडीआई कर सकता है। तो इस वजह से लोगों को प्रमोशन मिला, फॉरेन से पैसा आया, और इस वजह से इतना ज़्यादा सर्ज हुआ है इंडिया के बायोटेक में। अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो इंडिया 60% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन के डोसेस, चाहे डीपीटी के हो गए, बीसीजी मीसल्स के डोजेस, कौन? इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। आप सोच लो ये इम्पैक्ट है। अगर कुछ स्टार्टअप की बात करूँ जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल ड्रग डिस्कवरी और डायग्नोस्टिक्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। इनोवेशन की बात करें तो जो आपका प्रिसिजन जेनोमिक्स या जीन थेरेपी, जिसमें क्रिस्पियार भी होता है, अभी मैं क्रिस्पियार के डीप में नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली ये समझो जेनोम सीक्वेंसिंग एक टर्म होता है, फिर वहीं पे जेनोम एडिटिंग एक टर्म होता है, तो वहाँ पे बात की जाती है। कैंसर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली कहा जाए तो ये अचीवमेंट कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायोटेक में भी हुआ है, जो ह्यूमन हेल्थ होती है वहाँ भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुआ है बायोटेक सेक्टर का। अब ये मेंस की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। चैलेंजेस क्या है? पहली बात तो फाइनेंसिंग अभी भी चैलेंज है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट उतना नहीं ढंग से मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी फ्रैगमेंटेशन, मतलब डिवाइडेड है, अभी भी एकदम लो लेवल पे अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल करना, फिर पेशेंट्स को अच्छे तरीके से बोलते हैं ना अप्रूवल लेना कि किसके ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा, पेटेंट लॉस वो करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को करना, ये कहीं ना कहीं बहुत स्लो है। और टैलेंट गैप भी अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग, इंडिया के डॉक्टर्स अभी भी बाहर जा रहे हैं, तो अभी ज़रूरत है
कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब जो दिमाग है वो ड्रेन हो जा रहा है इंडिया का, मतलब बाहर चला जा रहा है। तो ज़रूरत है कि हम रिवर्स कर दें, उस कैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च करें जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, किसमें, एआई में, और जो आपकी बायोटेक का सेक्टर है उसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, तो जो टैलेंट है वो इंडिया में रहेगा। सोल्यूशन में वही है, हमें रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग सोल्यूशन देने पड़ेंगे, मतलब बायोटेक के फंड बनाने पड़ेंगे, और जो ट्रायल होते हैं हमें वो ट्रायल थोड़ा फास्ट करने पड़ेंगे, जिससे जो स्पीड है वो बढ़े, और स्पीड बढ़ेगी तो प्रोसेस भी ईज होगा, और जब कोई सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा तो सारी के सारे काम आसान हो पाएंगे। हमें टैलेंट डेवलपमेंट करने के ऊपर क्या ध्यान देना होगा, जिससे जो बाहर लोग चले जा रहे हैं, जो टैलेंट पूल है हमारा, बाहर जाने से बचे। हमें ग्लोबल अलाइनमेंट करना होगा, जिससे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मैच कर सकें। हमें जो हाई इंपैक्ट एरिया जैसे एआई ड्रिवन ड्रग डिज़ाइन या फिर जो हमारे डिजिटल हेल्थ होते हैं, इन सब पे खासा ध्यान देना होगा, जिससे बायोटेक सेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया के पोटेंशियल को अचीव कर सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आईएमएफ के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो क्या है, इंडिया अपनी जो ट्रेड है, जब से यूएस ने टैरिफ लगाया है, यूएस के साथ प्रॉब्लम हुई है, तो इंडिया अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब दूसरी मार्केट्स में भेज रहा है, जहां पे अगर यूएसए ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो प्रोडक्ट वेस्ट ना जाए, कहीं दूसरी जहां पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या किया इंडिया ने, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन किया। ठीक है, अब ये करने के बाद वहीं पे आईएमएफ बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ एक ट्रेड रूट है, जैसे इंडिया से सामान यूरोप कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था कि जा रहा था जनरली रेड सी, स्विस कैनाल, ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन आईएमएफ कॉरिडोर क्या है, आईएमएफ कॉरिडोर अब इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जब चल रहे हैं तो वहां पे बहुत अहम रोल प्ले करेगा ये। तो अगर की फीचर्स बताऊं तो ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा काम करेगा। इंडिया से सामान आसानी से यूएई, सऊदी होते हुए सीधा पहुंच जाएगा, कहां पे, ये पहुंच जाएगा आपका यूरोप में। तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां से जाता है। आप देखोगे यहाँ यूएई, जबल अली, सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पे हाइफा पोर्ट है, कहां पे, आपका इजराइल में, फिर इजराइल से समुद्र के रास्ते पराइस ग्रीस पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाई स्पीड रेल का भी इस्तेमाल होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा एक कंट्री का। फिर और क्या फीचर्स हैं, इससे एनर्जी और डिजिटल इंटीग्रेशन होगा, क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइन डाली जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी से केबल पड़ेंगे, फिर डिजिटल जो हाई स्पीड अंडर सी डिजिटल केबल होते हैं वो भी पड़ेंगे। तो ये सारी क्या है, ये एक मल्टी मेंबर इनिशिएटिव जो अच्छे से जब काम करेगा तो उससे ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, साथ ही साथ एनर्जी और उसका डिजिटल इंटीग्रेशन और अच्छा हो पाएगा। क्योंकि ये क्या है, G20 की समिट में इसको एंडोर्स किया गया था, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई, यूरोपियन यूनियन जैसे देश शामिल हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मतलब जो आईएमएफ का सक्सेस है वो कैसे सक्सेस माना जा रहा है, मतलब किस तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या नोटिस करो, इजराइल और अरब साथ में मिले हैं। तो 23 में जो अब्राहम अकॉर्ड था, जिसने इजराइल और अरब के बीच में संबंध अच्छे किए थे, कहीं ना कहीं आईएमएफ की सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करेगी या कर रही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इजराइल जो है मिडिल ईस्ट के साथ हमेशा एंटी में थे, लेकिन आईएमएफ में शामिल हो रहे हैं, तो मतलब कैसे आईएमएफ में शामिल हो गए, क्योंकि उसके पहले ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब्राहम अकॉर्ड पे सब एग्री किए थे। जो इंडिया और अरब की टाइज है यूएसए के साथ और इंडिया के साथ, ये कहीं ना कहीं इनेबल हुई थी I2U2 फ्रेमवर्क के साथ। I2U2 फ्रेमवर्क क्या होता है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। यूएई क्या है, ये आपका मिडिल ईस्ट का है। तो इन सब की जो आपकी ग्रुपिंग थी, ये इंडिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में पोजीशन को ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी मदद की, और यही रीज़न है कि आईएमएफ आज हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक बोलते हैं ना ऑल्टरनेटिव मार्केट के तरीके से काम करने जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन एज इट इज GS2 22 में आया हुआ था, आपको पता होना चाहिए, हाउ विल I2U2 ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो अभी पहली चीज क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भैया आईएमएफ जो है एक ऑल्टरनेटिव मार्केट के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आईएमएफ की जो शुरुआत के पहले के जो पॉइंट्स थे, जैसे I2U2 हो गया, अब्राहम अकॉर्ड था, इन लोगों को कहा जाता है कि यहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे। ठीक है, अगर मैं कुछ चैलेंजेस बताऊं तो सिक्योरिटी सिचुएशन वेस्ट एशिया की आप देख ही रहे हो कैसी है, हमास अटैक के बाद और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी। ठीक है, अगर मैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मेडिटेरेनियन रूट की बात, मतलब किसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ये बात हो रही है किसके ऊपर, जो अभी मैंने आपको पूरा का पूरा आईएमएफ कॉरिडोर बताया। तो इसकी पहली चीज तो मेडिटेरेनियन रूट में आ रहा है, इंडिया और यूरोप
का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मेडिटेरियन रूट में कोई दिक्कत हुई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कही जा रही है कि आईमेक एक ऑल्टरनेटिव रूट के तरीके से काम करेगा, जिससे हम लोग आसानी से जो अपने प्रोडक्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन तक पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, 136 बिलियन का ट्रेड होता है। जियो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है, क्योंकि भैया जब इतने सारे मल्टी मेंबर्स एक साथ काम करेंगे और खासकर उस सिचुएशन में जब आज की वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में सिक्योरिटी सिनेरियोस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक और रीजनल इन्फ्लुएंस, तो इंडिया और अरब का इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होती है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं काउंटर होता है, और एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने रखती है किस तरीके से हम सप्लाई चेन को, इन्वेस्टमेंट को और प्रॉस्पेरिटी को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक अच्छे तरीके से नॉलेज हुई होगी आईमेक के बारे में, जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताया उसके बारे में आपको एक नॉलेज हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।